नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी का 4th चैप्टर। चलिए तो हम देखते हैं कि कृषि किस प्रकार से हमारे देश में की जाती है और ये कितने भूमि पर की जाती है, कौन सी कृषि पद्धति को अपनाई गई है यहाँ पर और कृषि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। हमारा जो देश है वह बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग कृषि कार्य करते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि के द्वारा ही हमारे लिए जो भी चावल, गेहूँ और दलहन तिलहन उगाए जाते हैं सब कृषि में ही आते हैं। ठीक है, कृषि के द्वारा ही हमारे किसान भाई उपजा करके हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये सब क्या होता है, इनका निर्यात किया जाता है, इनको दूसरे देशों में बेचा जाता है। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, विदेशी मुद्रा का भी ये विदेशी मुद्रा के आय के भी ये स्रोत हैं। तो अब देखते हैं कि कृषि के प्रकार, कृषि कौन कौन से, मतलब इसके क्या क्या प्रकार हैं। तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ठीक है, यानी कि बहुत पहले से हम क्या करते हैं, कृषि पद्धति को अपनाए हुए हैं और कृषि कार्य करके हम अर्थोपार्जन करते हैं। अब हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन हुआ है। ये हम देखते हैं कि समय के साथ जो कृषि करने का तरीका है उसमें बदलाव आता है। ठीक है, अब उसमें हम क्या देखते हैं कि आप जब देखेंगे पहले परंपरागत कृषि होती थी जिसमें जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मशीनीकरण हुआ और फिर हम क्या करने लगे, जनसंख्या का दबाव कृषि पर बढ़ा, खाद्यान्नों के ऊपर बढ़ा, तो हम क्या करने लगे, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा यानी कि हमें उसकी दर प्राप्त हो, इसके लिए हमने क्या किया, पीड़कनाशक का इस्तेमाल किया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने, बहुत सारे रसायनों का उपयोग हमने किया। तो ये सभी कृषि किस प्रकार से वर्गीकृत हैं इनको हम देखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जो जीविका निर्वाह कृषि है वह क्या है। तो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। ठीक है, कुछ भाग जो है वहाँ पर अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का मतलब आप यही समझ सकते हैं, जीविका निर्वाह यानी कि जीवन का सिर्फ निर्वाह होता है इससे। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, यानी कि ये लकड़ी का हल होता है, फिर डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत पुरानी जो कृषि पद्धति है उसी पर यह आधारित है। ठीक है, और क्या देखते हैं कि इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। भूमि का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर परंपरागत यानी कि हल जो बैलों से जोते जाते हैं उनसे, और जानवरों से जो जोते जाने वाले हल हैं उनसे इसकी कृषि होती है। और अमूमन जो आप यानी कि श्रम के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो अपने ही घर के लोग होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार की जो कृषि है यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यह क्या होती है कि मानसून पर आधारित होती है। ठीक है, प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या है, प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है। जो इसमें हम बहुत ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि खाद, गोबर और जो भी सड़ा करके जानवरों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यह कर्तन दहन प्रणाली क्या है, कर्तन दहन प्रणाली को देखते हैं कि जो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है वह क्या है। तो किसान ज़मीन के, आप इसको बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, बार बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को रिपीट किया जाता है क्योंकि क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। हमने जब बेसिन यानी कि जब हम अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ रहे थे उस टाइम भी कर्तन और दहन प्रणाली के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो आप जो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसको ज़रूर याद रखेंगे और मैं बार बार कहता हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, किसान ज़मीन के टुकड़े को इसमें क्या करते हैं, साफ़ कर देते हैं और उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य फसलों को उगाते हैं, अन्य जो फसलें हैं उनको उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि दूसरे जगह चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जैसे ही, क्योंकि वो इस्तेमाल तो नहीं करते किसी रसायन का,
तो जैसे ही वो भूमि अपनी उर्वरा शक्ति जो है उसको खो देती है, ये लोग कहीं और चले जाते हैं और किसी और भूमि के टुकड़े को साफ करते हैं और वहाँ पर अपना कृषि करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा इलाका है, वहाँ पर यह कृषि की जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। इस कृषि पद्धति को वहाँ पर झूम कहा जाता है। ठीक है, मणिपुर में इसको क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। तो ये आप जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसी का स्थानीय नाम है, जो कि स्थान विशेष के परिवर्तन होने से इसके नाम में भी परिवर्तन देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको क्या जाना जाता है? झूम कहा जाता है। मणिपुर में इसको पामलू बोलते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान निकोबार में इसको हम क्या बोलते हैं? दीपा बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको हम दीपा बोलते हैं। अब झूम कृषि के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है, हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात आती है झूम की, यानी कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? मिल्पा। ठीक है, वेनेजुएला में इसको कहा जाता है कोनुको, ब्राज़ील में रोका। ठीक है, और मध्य अफ्रीका में इसको कहा जाता है मसोले, इंडोनेशिया में इसको कहा जाता है लदांग और वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो विभिन्न नाम है इनको ज़रूर आप नोट डाउन करें। अब भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इसको बेबर कहा जाता है, बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा। ठीक है, उड़ीसा में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको उड़ीसा में कहा जाता है पमाडाबी या कुमान या बरिंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि इसके हर जगह पर नाम अलग अलग हैं। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? वालरे या वाल्टरे बोला जाता है। हिमालयन क्षेत्र में इसको खील, झारखंड में पुरुआ और उत्तर पूर्वी जो प्रदेश हैं उसमें इसको झूम कृषि बोला जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो अधिकतर का इलाका है वहाँ पर इसको झूम बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गाँव में रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ यह देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इस कृषि पद्धति का विकास हुआ। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वहाँ पर क्या होता है? बांस की एक नली बना दी जाती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है इसको। बांस की एक नली बना दी जाती है और उसमें पानी को भर के लोग लाते हैं और इसको क्या करते हैं? ऊपर डालते हैं फसल के ऊपर। अब वह अपने परिस्थिति से लगाव रखती है। ठीक है, वो अपने क्या करती है? परिस्थान यानी कि जहाँ पर वो लोग रहते हैं, जहाँ पर कृषि की जाती है, वहाँ पर उससे वो लगाव रहता है उसको, और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। अब क्या देखते हैं? परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। यानी कि ये जो कृषि होती है, कर्तन और दहन जो कृषि है, उसमें यह देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं? पहले झाड़ी और जो पेड़ के छोटे मोटे झुरमुट होते हैं उनको वो लोग साफ़ करते हैं। ठीक है, उसको साफ़ करके उसको कृषि के लायक बनाते हैं, और कृषि लायक बना करके क्या फिर करते हैं? उसको उस पर कृषि करते हैं, और जैसे ही उसकी उर्वरा शक्ति खत्म होती है फिर से वो उसको छोड़ करके दूसरी भूमि के तलाश में चले जाते हैं। यानी कि यही कहा गया है कि वो जो लड़की यानी कि रिंझा है, वह असम में रहती है, उसको एक जगह रहने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा? बार बार स्थान बदलना पड़ेगा, चूँकि उसकी जो फैमिली है वह इस कृषि पद्धति से जुड़ी हुई है। अब हम क्या देखते हैं कि गहन जीविका कृषि। ये गहन जीविका कृषि क्या है? तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, यह श्रम गहन खेती
जो होती है यह श्रम गहन खेती है, जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इस पर जनसंख्या का दबाव है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, उत्पादन का दर भी बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हम क्या देखते हैं कि लोग उर्वरता को बढ़ाने के लिए, उसमें और ज़्यादा उत्पादन के लिए क्या करते हैं, आप इसमें सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, समुचित व्यवस्था करेंगे, जैसे नलकूप वगैरह हो गए। ठीक है, और पैदावार को और बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या है, यानी कि जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो क्या है। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण जो हैं वह आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं और जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो, हमें ज़्यादा पैदावार मिल सके। उदाहरण के लिए हरियाणा तथा पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। ठीक है, ये क्या है, वहाँ पर ये देखते हैं कि जगह विशेष के अनुसार इनकी जो स्थिति है वह बदल जाती है। ठीक है, अब पंजाब हरियाणा में हम क्या देखते हैं कि चावल क्या है, यह वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। सिर्फ इससे लोग क्या करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मतलब लोग अगर बच जाए तो वो उसको बेचते हैं, नहीं तो बस उनको खाने से मतलब है। अब रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, रोपण कृषि यानी कि पहले हम उसका पौधा तैयार करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बाद में बोते हैं उसको, यानी कि खेत में लगाते हैं उसको। इस प्रकार जो कृषि होती है उसको हम रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती में क्या होता है, ये लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। ठीक है, रोपण कृषि जो उद्योग और कृषि के बीच एक क्या हम देखते हैं कि अंतरा पृष्ठ यानी कि इंटरफेस है। अब रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमों की सहायता से की जाती है। अब हम क्या देखते हैं कि इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, प्रयोग इसका किया जाता है रोपण कृषि का। तो अब हमने क्या देखा कि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़ ये सभी क्या है, भारत में ये जो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, आप कच्चे माल के रूप में उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हर जगह अलग अलग तरह से इनको परिभाषित किया जाता है। कहीं पे वो जीविकोपार्जन में आ जाते हैं, तो कहीं क्या होते हैं, वो आ जाते हैं ये कमर्शियल में। तो सस्य यानी कि प्रारूप क्या होता है, तो आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं क्या है, भारत में बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि विविधता है, मौसम में भी और यानी कि रहन सहन, खान पान, हर चीज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता है। हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ये देश में कृषि पद्धति और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें और क्या होता है, सब्जी, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, यानी विविध प्रकार के इसमें फसलों को बोया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या विविधता होती है उन्हीं को बोला जाता है सस्य प्रारूप के तौर पर। तो भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं कि 3 ऋतुएं हैं भारत में, जो कि इस प्रकार हैं। कृषि की जो ऋतुएं हैं वो 3 हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रबी फसलों को शीत ऋतु में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। इसको रबी फसल को कब बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इनको काटा जाता है। ये फसलें क्या हैं, ये रबी फसल है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कि गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों ये सभी क्या है, रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ पर इन फसलों को ज़्यादा बोया जाता है। अब फिर क्या देखते हैं कि शीत ऋतु में इनको हम क्या, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के
अधिक उत्पादन में सहायता करती है। अधिकतर हम क्या देखते हैं कि शीत ऋतु में जो बारिश होती है, यानी कि जो आप जनवरी और फरवरी के बीच के जो बारिश को देखते हैं, दिसंबर के बाद का कहें, जनवरी के मध्य का कहें, जनवरी के मध्य का जो छोटे हल्की फुल्की जो बारिश होती है वह क्या होती है, इनके उत्पादन की दर को बढ़ा देती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों में वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारण है। इन सभी जगहों पर क्या हुआ, हरित क्रांति के कारण इन फसलों को बोए जाने में और इनके दर में क्या हुआ, बढ़ोतरी देखने को मिला। अब हम देख रहे हैं कि खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय बोई जाती है। खरीफ फसल, ठीक है, रबी के बारे में हमने अध्ययन किया, अब अध्ययन करते हैं खरीफ के बारे में। तो यह बात यह है कि क्या इसको मानसून का जब आगमन होता है, ठीक है, उस समय ये लोग बोए जाते हैं। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, ठीक है, यानी कि इनकी जो बुआई होती है लगभग आप देखेंगे कि जून के फर्स्ट वीक से लेकर के जुलाई अगस्त तक लगभग इनकी जो बुआई है वह होती है। जून तक का है, जून मई के हाफ वीक से जून तक का है इनको कि इनकी बुआई होती है। अब सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, इसमें चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा यानी कि तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। ठीक है, चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये सभी जो विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है चावल की खेती। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी जो राज्य थे वह चावल की कृषि के लिए जाने जाते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। ठीक है, अब असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें, यानी कि जो धान की 3 फसलें हैं उनको क्या कहा जाता है, औस, अमन और बोरी। ठीक है, कहाँ पे, तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं, औस, अमन और बोरो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। ठीक है, इनको हम क्या देखते हैं, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है उसको हम क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो खेती की जाती है। अब जायद ऋतु में मुख्यतः क्या होता है, तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जी और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को क्या होता है, तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। तो जायद फसल कौन है, जायद फसल वह है जो रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच में इनको, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ये बोई जाती हैं। और इनके उदाहरण कौन कौन हैं, तरबूज हैं, खरबूजे हैं, खीरे हैं और सब्जियां, और जो चारे के रूप में जो घास वगैरह और बोए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। अब मुख्य फसलें, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। ठीक है, ये सभी। अब चावल को देखते हैं, सब बारी बारी से अब सभी फसलों का अध्ययन करते हैं, जानेंगे इसमें किस राज्य का जो उत्पादन क्षमता है वह ज़्यादा है, किसका कम है, कहाँ पे ये फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, सबसे ज़्यादा लोग चावल को खाना पसंद करते हैं। अब हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर चीन के बाद चावल उगाया जाता है। अब ये देखते हैं कि प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये आप जो भी थोड़े डार्क में देख रहे हैं ये सभी इस मैप में वो प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सभी जो है इस तरह से डार्क जो है वो प्रमुख क्षेत्र हैं, और वाइट का जो देख रहे हैं ये गौण क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, मैप के माध्यम से, मैप का आप अध्ययन जरूर करें। तो क्या देख रहे हैं हम कि चावल में जो चावल की खेती होती है वो चीन के बाद सबसे ज़्यादा हमारे देश में होती है। ठीक है, भारत में होती है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, लगभग कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, यानी कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो आप वहाँ उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं कि चावल उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल उगाना संभव हो पाया है, यानी कि वहाँ सिंचाई के माध्यम से ये हम उगाते हैं। अब गेहूं को देखते हैं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि जब ये फसलें बोई जाती हैं उस टाइम क्या होना चाहिए, उस टाइम सर्दी होनी चाहिए, शीत होनी चाहिए। जब ये पकने का समय इनका आता है तब इनको क्या होना चाहिए, यानी कि उस टाइम खुली धूप होनी चाहिए और इन पर ये मतलब थोड़ी उमस वाली मौसम होनी चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, कौन कौन, तो ये उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ठीक है। ये सभी क्या है, गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं, ठीक है। अब मोटे अनाज को देखते हैं। मोटे अनाज यानी कि आप जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, ठीक है। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सभी मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है, यानी कि इसमें क्या हम देखते हैं फाइबर भी मिलती है, ठीक है। फाइबर जो हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसको रुक्षांश भी बोलते हैं, वो इन सभी मोटे अनाजों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ठीक है। चावल, गेहूँ और उसके बाद क्या है, उसके बाद है ज्वार, ठीक है। चावल गेहूँ के बाद ज्वार का ये स्थान आता है। अब यह फसल क्या देखते हैं हम कि वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके मुख्य जो उत्पादक राज्य हैं वह महाराष्ट्र है, ठीक है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। इसके बाद हम देखते हैं बाजरा को। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है, ठीक है। रागी प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है और अरुणाचल प्रदेश है। मक्का को देखते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यह एक खरीफ फसल है, ठीक है। यह क्या है, खरीफ फसल है। इसको हम बोते हैं अभी, यानी कि बारिश के ही मौसम में ये बोई जाती है और लगभग कुछ ही समय में पक करके तैयार हो जाती है इसके फसल। अब इसमें क्या देखते हैं कि 21 डिग्री सेल्सियस, इसमें 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, और हम क्या देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर ये अच्छी तरह से उगाई जाती है। जो हम देखते हैं बिहार का ये इधर का जो गंगा का मैदान है, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल है। बिहार और कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, ठीक है। तो इसको खरीफ के साथ साथ आप रबी के फसल में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ में अमूमन इसको हम क्या बोलेंगे, खरीफ फसल ही बोलेंगे। बिहार जैसे कुछ राज्यों में क्या हम देखते हैं कि मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी क्या है, मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दालों को देखते हैं। सबसे पहले कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, ठीक है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक हैं। दालों से, यानी कि जो शाकाहारी व्यक्ति हैं वह प्रोटीन सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं दालों से। इसमें कौन कौन से आते हैं, ये तूर है, यानी कि अरहर है, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, ठीक है, ये सभी। अब हम क्या देखते हैं कि फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। यहाँ पर यह एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी दालें क्या है, फलीदार फसलें हैं। अब फलीदार फसलों को हमने साइंस में भी पढ़ा है और ज्योग्राफी में भी पीछे पढ़ा है कि ये क्या करते हैं
कि वायु से नाइट्रोजन लेकर के ये क्या करते हैं, उसमें बढ़ाते हैं उर्वरा शक्ति को, ठीक है, उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं और इसी नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके पौधों को देते हैं और वही हमें नाइट्रोजन जो है वह प्रोटीन के रूप में प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ यह देखते हैं, यह समझने वाली बात है कि फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर, यानी कि अरहर जो वह अरहर है वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भूमि में नहीं करता है, ठीक है। यह क्या करता है, अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी कि रोटेटिंग में बोया जाता है, ठीक है, रोटेट कर करके बोया जाता है इनको। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आप अरहर के बारे में जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब गन्ना को देखते हैं कि गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। गन्ना क्या है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको उगाया जाता है। इसके लिए तापमान चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वहाँ होनी चाहिए और उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये बोई जाती है, ठीक है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहाँ पर सिंचाई की पूर्ति हो जाती है वहाँ पर इसको आप बो सकते हैं। अब इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। बुआई होती है, फिर कटाई होती है, उसके बाद बीच बीच में इसको कोड़ना भी पड़ता है, यानी कि कुदालों से श्रम शक्ति मान के चलें कि बहुत ज़्यादा होती है। अब भारत के बाद, माफ़ कीजिएगा, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। यह चीनी, गुड़, खंडसारी और सीरा बनाने के काम में आता है। चीनी, गुड़ सभी ये गन्ने से ही बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। और क्या हम देखते हैं कि गन्ना ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वह भारत में किया जाता है, इसका उत्पादन, ठीक है। तो अब हम तिलहन की बात करते हैं, तिलहन को पढ़ते हैं। 2016 में भारत में क्या होता है, चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था, ठीक है। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था, ठीक है। ये जो तिलहन है इनके उत्पादन की बात हो रही है, तो यह हो रहा है कि 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। अब 2016 के बाद का हम देखते हैं कि उसमें भारत की स्थिति है थोड़ी पिछड़ती है और क्या होता है कि यह चीन और कनाडा के बाद तीसरे स्थान पर आ जाता है, ठीक है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई दलहनी फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि ये इनका उगाने का जो आप रेशियो देख रहे हैं, परसेंटेज देख रहे हैं, वो भी काफ़ी है, यानी कि जो 13% हिस्सा है उस पर बोई गई भूमि का, उस पर हम क्या करते हैं, तिलहन फसलों को उगाते हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें हैं। अलसी अर्थात तीसी, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि मूंगफली खरीफ फसल है, ठीक है, तथा देश में मुख्य सबको हम क्या देखते हैं, अधिकतर को देखते हैं कि ये जो फसलें हैं वह आप रबी की फसलें हो जाती हैं, लेकिन इसको हम मूंगफली को क्या देखते हैं कि मूंगफली जो क्या है, यह फसल जो है वह खरीफ फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुछ उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से पूरा किया जाता है, ठीक है, प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अब इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी मूंगफली के अन्य उत्पादक हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, आप ये जो लाइनें हैं इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं, ठीक है। अलसी और सरसों क्या है, रबी की फसल है। हमने पढ़ा कि मूंगफली खरीफ फसल है। अब तिल को आप ध्यान से सुनेंगे। जो तिल है उत्तरी भारत में खरीफ फसल, ठीक है, और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ठीक है। तिल क्या है, उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी क्या है, खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में बोया जाता है। अरंडी की जो खेती होती है वह रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। अब चाय के बारे में पढ़ते हैं। तिलहन को आप बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन वाला है। मूंगफली को बार बार पूछा जाता है, ठीक है।
तो मूंगफली कौन सी फसल है? अब आप ये जो आप देख रहे हैं तिल, ठीक है, तिल को क्या कहा जाता है? तिल को आप यह याद रखेंगे कि यह उत्तर भारत में खरीफ है और दक्षिण भारत में रबी है। और अरंडी क्या है? यह खरीफ और रबी दोनों है, ठीक है, दोनों ऋतु में इसको बोया जाता है। अलसी और जो सरसों हैं ये सभी रबी फसलें हैं, ठीक है। अब चाय को देखते हैं, तो आप एक अपना जरूर कॉन्सेप्चुअल ढंग से इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। चाय की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है, ठीक है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि रोपण कृषि कौन कौन है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, ठीक है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे, लेकिन आज जो अधिकतर बागान मालिक हैं वह क्या है? भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पानी न लगता हो, ठीक है, यानी कि ढलान हो, वहाँ से पानी के निकासी का अच्छा वो व्यवस्था हो, वहाँ पर इनको उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि पाला वहाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी बस आर्द्रता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार उसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है, यानी कि बारिश जहाँ ज़्यादा हो, ठीक है, हल्की फुल्की बारिश जहाँ हमेशा होती रहे, वो क्या होता है, वहाँ पर इस फसल को उगाना ज़्यादा उचित होता है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, यानी कि इसमें भी श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, जिसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बगान में ही संसाधित की जाती हैं, उनको बगान में ही तोड़ा जाता है। उससे चाय की मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के पहाड़ी जो है वहाँ पर होते हैं। अब तमिलनाडु और केरल में भी इनका उत्पादन किया जाता है। अब इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, इन राज्यों में भी चाय उगाई जाती है, ठीक है। अब वह सन 2016 में विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक देश था, ठीक है। यह क्या है? चीन के बाद क्या देखते हैं हम कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा देश, ठीक है। कॉफ़ी के बारे में देखते हैं। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, यानी कि जो क्वालिटी है भारतीय कॉफ़ी की वह बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, ठीक है, ये कॉफ़ी की एक प्रकार है अरेबिका। इस किस्म की जो कॉफ़ी है वह हमारे देश में उगाई जाती है, पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में अधिक मांग है, इस किस्म की कॉफ़ी जो है वह ज़्यादा डिमांड में रहता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई है। इस कॉफ़ी की जो शुरुआत हुई है वह कहाँ से हुई है? बाबा बुदन पहाड़ी से हुई है, ठीक है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है, ठीक है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। अब बागवानी फसलें कौन कौन है, ठीक है, तो सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था, ठीक है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय, यानी कि चेरापूंजी मेघालय में ही है, तो ये संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के सेब, ठीक है। नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में इनकी मांग है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या क्या? सेब, नाशपाती और खुबानी, इसके बाद अखरोट, ये सभी यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये सभी क्या थे? ये सभी बागवानी फसल थे। अब क्या है, अखाद्य फसलें कौन कौन से हैं? अखाद्य फसल यानी कि इसमें रबड़ आता है, जिनको अखाद्य फसल जिनको खाया नहीं जाता, ठीक है, जिनको हम अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इनका भी जीविकोपार्जन में और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ठीक है, यह कहाँ का है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है इसको उगाने में। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से कहाँ पर इसको उगाया जाता है?
तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया को आप जानते हैं, ये तो उगाया जाता है गारो में। ठीक है, मेघालय। अब हम क्या देखते हैं, रेशेदार फसलें। ठीक है, तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं रेशेदार फसल में, तो कपास है, जूट, सन, ठीक है, और प्राकृतिक रेशम, ये सभी फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पर। इनमें से पहली 3, ठीक है, मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं, और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम जो है वह क्या होता है, इसमें आप कीड़ों को पालते हैं, उससे क्या होता है, इसकी उत्पादन की जाती है। जो मालवरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, इस कृषि को, रेशम उत्पादन को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। कपास को देखते हैं, कपास क्या कैसे हम उत्पादन करते हैं। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, अब सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, ये सभी 2016 के आंकड़े हैं जो कि अभी आपके लागू होंगे यानी कि चलेंगे। ठीक है, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई और 210 पाला रहित दिन और क्या देखते हैं, खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ फसल है और इसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो कपास क्या है, खरीफ फसल है। आप ये कौन कौन से रबी फसल है, खरीफ फसल है, इनको आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, रबी फसल और खरीफ फसल में बहुत कन्फ्यूजन होता है और कहीं कहीं वो किसी भारत के भाग्य में वो रबी फसल खरीफ हो जाता है, खरीफ फसल रबी हो जाता है। इनको आप जरूर याद रखेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब जूट को देखते हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकासी वाले उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से जो जलोढ़ मिट्टी होती है वहां पर। अब इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, अब इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें, आप बोरियों को देखते हैं, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, ये सब गलीचे और जो दूसरी काश्तकारी की चीज़ें होती हैं वो इससे बनाई जाती हैं। अब जो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, इसमें क्या क्या देखते हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार से हम कृषि का विकास कर रहे हैं, इसका अध्ययन अब हम करेंगे। ठीक है, सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। यानी कि क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी क्या है, नेचर पर ही डिपेंड है। ठीक है, अब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से अधिक की जो जनसंख्या है वह क्या है, अभी भी कृषि पर निर्भर है और कृषि से अपना आजीविका प्राप्त करती है। ठीक है, इसको कृषि ही जीविका प्रदान करती है। तो अब हम क्या देखते हैं कि आज़ादी के बाद बहुत से सुधार हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो चकबंदी और भी जो सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने के बाद इसको बहुत सारी प्राथमिकताएं तो दी गई, लेकिन हम क्या देखते हैं कि तकनीकों का अभी भी हम उस रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते जो और विदेश के देशों में होता है। ठीक है, हम पीछे ये पढ़ चुके हैं कि आप अमेरिका में कैसे देखते हैं कि वहाँ पे जो सॉइल कितना फर्टाइल है, कितना उसमें आपको उर्वरक देना है, किस फसल का उसमें आपको बुआई करनी है, ये सारा कुछ आप उस सैटेलाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और लैंड का बहुत बड़ा जो भाग होता है वह एक फार्म के रूप में तब्दील किया जाता है। और सारे जो किसानों के जो लैपटॉप्स होते हैं वो किससे, सारे सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं और वो उनको हर पल की मौसम की जानकारी देते हैं कि इस समय बारिश होगी कि नहीं, आपको फसल उगाना चाहिए कि नहीं। तो इस प्रकार से अभी हमारा देश क्या किया है, उस तरह के टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर पाया है। आप पीछे के चैप्टर्स को जरूर देखते चलेंगे ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए जो आप अभी नए पढ़ रहे हैं अभी इसमें। तो भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु
इनके लागू करने में ढील की गई, ठीक है, यानी इनको कठोरता से लागू नहीं किया गया। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, ठीक है। अब पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड हरित क्रांति, ज़्यादातर इसमें जो हरित क्रांति से जो फ़ायदा उठाने वाला एक फसल है अमूमन जिसको कहा जाता है वो गेहूं है, ठीक है। अब श्वेत क्रांति यानी कि दूध, ऑपरेशन फ्लड जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी, लेकिन हम क्या देखते हैं, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया, हर जगह इसका विकास नहीं हुआ। इसलिए 1980 तथा 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित था, ठीक है। यह किस पर आधारित है? यह संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित है। अब इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे, ठीक है। अब हम ये क्या करते हैं, यानी कि नाबार्ड वगैरह ये सभी जो बैंक आए, ठीक है, ये सभी कृषि के सुधार और जो तकनीकी विकास है इसका, उसके लिए इनका आगमन हुआ और इस क्षेत्र में काम करने के लिए इनको प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। तो बहुत सारी सहकारी जो समितियां हैं और बैंक हैं इनको स्थापित किया गया, ये सभी कृषि सुधार में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि एक आपको कार्ड मिल जाता है, ठीक है। आप किसान हैं तो उससे आप जब भी आपको फसल बुआई करनी है, जब भी उसकी कटाई करनी है या जो श्रमिकों की आवश्यकता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उससे नकदी निकाल करके आप एक ऋतु पर, एक समय पर सही ढंग से अपना कृषि कर सकते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, ये सभी शुरू किए गए जिससे क्या हो, किसान को एक अच्छा यानी कि भविष्य दिखे कि हम जो फसल उगा रहे हैं उसमें इतना रिस्क नहीं है और जो रिस्क हम ले रहे हैं उसका जो हमारे यानी कि भविष्य के ऊपर और हम पर उसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये सारी चीज़ें क्या की गई, शुरू की गई। अब भूदान, ग्रामदान को देखते हैं कि ये क्या है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, ठीक है, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक है, विनोबा भावे जी को। अब उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी, ठीक है। ये जो पोचमपल्ली है आंध्र प्रदेश में एक गाँव है, वो वहाँ बोल रहे थे कुछ। वहाँ के किसानों ने उनके पास अपनी समस्या रखी और कुछ भूमि की मांग की। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया कराएंगे, ठीक है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि उनको वो कराएंगे, यानी कि ये भूमि उपलब्ध कराएंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए, ठीक है, और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि क्या की, बांटने की पेशकश की, ठीक है। वहीं पर जब ये बात आई सामने तो अचानक वहाँ के एक जमींदार थे, ठीक है, रामचंद्र रेड्डी, वो उठे और बोले कि मैं 80 जो भूमिहीन कृषक हैं, ग्रामीण हैं, उनको मैं 80 एकड़ भूमि बांटता हूँ, यानी कि पेशकश करता हूँ इसकी। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि भूदान अर्थात भूमि का दान। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की, ठीक है। ग्रामदान कहा गया, जो पूरा गांव दे दिया उसको क्या कहा जाता है, ग्रामदान कहा जाता है। और भूदान कहा जाता है यानी कि भूमि का आप कुछ हिस्सा जो है वो दे दिए, तो वो भूदान है, ठीक है। ये कुछ जमींदारों ने क्या की, भूमि की सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था, ठीक है। तो भाई बचने के लिए किया हो चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ऐसी दिलेरी दिखाई। अब हम क्या देखते हैं कि विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया है, ठीक है। इस क्रांति को क्या किया गया है, रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है। अब क्या हम देखते हैं कि ये जो आप अभी पढ़े
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से लेकर के भूदान और ग्रामदान, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं कि जो ज़मींदार हैं रामचंद्र रेड्डी, इन्होंने भूमि देने की पेशकश की, कितने लोगों को भूमि दी, ये सभी आप अधिकतर देखते हैं, अमूमन देखते हैं कि हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप हर एक सब्जेक्ट को जब को रिलेट करके इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा और आप उसको परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, ठीक है, क्या इसका रोजगार और उत्पादन में योगदान है, इसको हम देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, यानी कि ये मेरुदंड है। अब सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें क्या थे, इससे रोजगार प्राप्त करते थे। अब क्या हो रहा है, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय बन गया है, ठीक है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है, ठीक है। हम यह देखते हैं कि अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आप यह करेंगे कृषि यानी कि पशुपालन कृषि, इसमें सभी शामिल हो जाते हैं। तो हम यह देखते हैं कि अब इसके विकास के लिए क्या करेंगे, आप हाइब्रिड किस्म की जो नस्लें हैं जानवरों की, ठीक है, उनको लाएंगे, ठीक है। उनसे यानी कि दुधारू जो पशु हैं उनका एक आप अच्छा नस्ल तैयार करेंगे। अच्छे जो मांस उत्पादक जो जानवर हैं उनके किस्म हैं उनमें परिवर्तन लाएंगे। तो ये सभी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतने नहीं जितने होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यह आप देख सकते हैं कि ये खंड है, यानी कि जो तालिका है, भारत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी कि हम आप देख रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में 2014-15 में कितना योगदान है, तो यह है 6.6। ये जो है भारत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दिखाया जा रहा है प्रतिशत में, ठीक है, वृद्धि दिखाया गया है, जो कि 2016 का आंकड़ा है आर्थिक सर्वेक्षण का। अब हम देखते हैं कि यह 2015-16 में कितना, तो 7.6, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, जो वैश्वीकरण है उसका क्या कृषि पर प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैश्वीकरण जो है वह नई घटना नहीं है, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन है यह नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी क्या हुआ था कि जो आप देखते हैं भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, ठीक है। और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है। तो ये आप वैश्वीकरण हो रहा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है किसी भी कृषि का, उसमें क्या होता है, आपको बाजार अच्छा मिलता है, ठीक है। और वहाँ से कोई अच्छे प्रोडक्ट की बीजों को लाने के लिए भी एक तरह से आपके लिए सुविधा होता है। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं, ठीक है। गर्म मसाले का यहाँ से निर्यात होता है। तो अब ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। ये लोग क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, ठीक है, और क्या करते थे, वहाँ उसका उत्पादन करके हमारे ही देश में फिर बहुत महंगा बेचते थे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे विरोध भी हुए, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, उनके कपड़ों को जलाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे कच्चा माल ले जा करके यहाँ से बहुत सस्ता कृषकों से खरीदते क्या थे, वो एक तरह से कहें कि ऐसे ही उठा ले जाते थे, ठीक है। और क्या करते थे, उससे माल तैयार करते थे, कपड़े तैयार करते थे अच्छे अच्छे किस्म के, और वो हमें ही बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर बेचते थे। आपने अब क्या किया, देखा है कि 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसान पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया, ठीक है। अब नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था, ठीक है, और उसके लिए वो क्या होता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए यहाँ से ये लोग क्या करते थे, इसका उत्पादन कराते थे ताकि ये यहाँ से सस्ते दामों पर खरीद करके ले जा सकें। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था, ठीक है।
ये उनको कहा जाता है कि आप नील की खेती ही करो और खाद्यान्न जो फसलें यानी कि धान चावल गेहूं हैं ये सब आप मत उगाओ। और इससे क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी नील के उगाने के बाद खत्म हो जाती थी, इसलिए किसान वहाँ भड़क गए थे और गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में क्या हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चंपारण आंदोलन हुआ था। अब 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक क्या किया गया है, सहायक दी जाती है। ठीक है, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मान दिया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके लिए एक तरह से कहें कि सब्सिडी दिया जाता है, किसानों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। ठीक है, यानी कि ये आप देखते हैं किसानों का जब जीवन ही खुशहाल नहीं होगा तो वो कृषि कार्य करेंगे कैसे। हरित क्रांति ने लंबे चौड़े वायदे किए, किंतु क्या हुआ, इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग और जल वृत्तों के सूखने और जैव विविधता लुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, आज जीन क्रांति यानी कि संकेत शब्द आप देख सकते हैं कि जो आप हरित क्रांति है इसके उत्पादन से बहुत ज़्यादा यह भी आरोप लगे कि ये आप रसायनों का और जो इसके हानिकारक पक्ष रहे ये सब है, इससे भूमि की जो शक्ति है वह भी नष्ट हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके उत्पादन में बहुत सारा परिवर्तन आया है। और वास्तव में जो कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कृषि है, ठीक है, क्या आप भारत में व्यापक रूप में प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं। ये आप जो जीन संशोधित बीज यानी कि उसकी जो ब्रीडिंग है, ठीक है, वह क्रॉस कराई जाती है कलम माध्यम से और भी यानी कि कटिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि उसका पूरा एक तरह से कहें कि चेंज कर दिया जाता है, गुण ही चेंज कर दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, अधिक उत्पादन वाला बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो इस प्रकार के जो बीज होते हैं वो जीन कहलाते हैं, इनका यानी कि संशोधित बीज कहलाते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जीन संशोधित बीज कहलाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि वास्तव में कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कृषि आज अधिक प्रचलन में है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती हैं, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसान का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ठीक है, अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो आबादी है वह कम भूमि पर आश्रित है, निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या का जो भार है वह बहुत ज़्यादा है कृषि पर। अब यह एक बात देख लेते हैं कि जो जनिनिकी इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार यानी कि क्रॉस, जब आप क्रॉस कराते हैं किसी भी अलग पौधे को दूसरे पौधे से दूसरे भिन्न गुण वाले पौधे के साथ जब उसका क्रॉस कराते हैं उसको क्या कहा जाता है, संकर कहा जाता है, यानी कि क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। आप ये एक अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, प्रयोगशालाओं में इनका विकास होता है। अब हम क्या देखते हैं, अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का यानी कि जो कृषि की ऋतु हैं उनमें परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हम देखेंगे कि खाद्य जो पदार्थ हैं उनका आयात करना पड़ेगा। जब आप यानी कि मूल्यवान वस्तुओं को बोने लगेंगे, उगाने लगेंगे, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो खाद्य फसलें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका हमें आयात करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता। ठीक है, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके अखाद्य आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद यानी कि फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज, ठीक है, निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। ये सभी क्या हैं, यानी कि
आपको यह कहा जा रहा है कि जो यानी कि मूल्यवान फसलें हैं, ठीक है, उनका हम जब उत्पादन करने लगेंगे तो मामूली सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, जो खाद्य फसलें हैं उनका हमको क्या करना पड़ेगा, आयात करना पड़ेगा, दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। अब हम क्या देखते हैं कि चिली, इजराइल और इटली जैसे जो देश हैं वो क्या करते हैं कि जो अधिक मूल्य वाले कृषि हैं, फसलें हैं, उनको उगाते हैं, जैसे कि फल, शराब, जैतून के विशेषकर बीज, यानी कि जैतून की जो अच्छी किस्म की बीजें हैं वो सभी क्या करते हैं, ये उगाते हैं और उनको बेचते हैं, निर्यात करते हैं, और खाद्य पदार्थ हैं उनका आयात करते हैं, जैसे धान, चावल, गेहूं, इनका ये क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो ये अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, हम इन देशों का अनुकरण करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। और अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्नों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसको हम क्या कहते हैं, ये स्थानांतरित कृषि, बागवानी, और फिर रोपण कृषि और गहन कृषि। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, चना, मोटे अनाज और कपास, ठीक है, ये सभी कौन यानी कि रबी फसल है। अब हम क्या देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। आप विभिन्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप ऊपर से ज़रूर सुनते हुए आ रहे होंगे एकाग्रता से, तो ज़रूर इनका आंसर देंगे और इनका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आप बहुत ही एकाग्रता के साथ और बहुत ही धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।